सो हेलो फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 4 अपना एमसीक्यू के सिनेरियो का है। चलो उसे पढ़ते हैं, जीएसटी लॉ को रिकॉल करते हैं और सोचते हैं क्या इसके आंसर्स होने चाहिए। कैटेगरीज बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, पेज 136। मिस चंचला, अ डॉक्टर हैविंग inpatient facility in her hospital is a registered person under GST। तो वो डॉक्टर है, इन पेशेंट फैसिलिटी देती है हॉस्पिटल में, रजिस्टर्ड पर्सन भी है जीएसटी। ये तो बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस लो, ये क्या आ रहा है, ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई। दे रहा है इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड। She also availed IT related service from her sister-in-law, मतलब spouse की sister, ननंद, without any consideration. Both services were for the purpose of her profession. यानी क्या है, दोनों उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ था। एक से इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस लिया, एक से आईटी रिलेटेड सर्विस लिया। लेकिन आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि जो सर्विस वो स्पाउस से ले रही है, स्पाउस तो रिलेटेड पर्सन है, लेकिन ये जो है क्या ये रिलेटेड पर्सन है या उसके हस्बैंड के रिलेटेड पर्सन है? अगर इफ द सिस्टर इन लॉ इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, लेकिन क्या वो उस डॉक्टर की रिलेटेड पर्सन है? शी इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। और ये कौन सा केस हो रहा है? विदाउट एनी कंसिडरेशन। विदाउट एनी कंसिडरेशन का केस आप समझ रहे हो ना? विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब ये शेड्यूल 1 का केस है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। Miss Chanchala provided treatment of various diseases in her hospital, and apart from that, she has also provided the following services in her hospital. क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द फेस। ओहो, प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस हो रही है। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये तो कॉमनली हॉस्पिटल करेगा, ये एम्बुलेंस की सर्विस देगा। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, एक मेडिकल स्टोर को जगह दी, उसके लिए किराया लेता है। तो ये दूसरा कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। शी इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल्स एंड रिसीव्ड 40 लाख एज कंसल्टेंसी फी फ्रॉम अदर हॉस्पिटल। तो क्या हुआ, उसे कंसल्टेंसी फी मिल रही है दूसरे हॉस्पिटल से। ठीक बात है, तो ये एक तीसरी इंफॉर्मेशन होगी। फर्दर शी ऑल्सो प्रोवाइड्स कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट। इन पेशेंट कौन होता है? जो अस्पताल में एडमिट होता है ना, तो उनको 55,000 मतलब टोटल कैंटीन की फैसिलिटी दी, उसमें 55,000 इन पेशेंट से मिला। 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, ऐसे घूमते फिरते जो आते हैं हॉस्पिटल, उन्होंने खाया, तो 35,000 रुपए उनसे मिल गए। एंड 25,000 फ्रॉम विजिटर्स ऑफ द सेम फैसिलिटी, जो विजिटर्स होते हैं, तो 25,000 उनसे मिला। तो ये फोर्थ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो दिया हुआ। शी फाइल्ड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर। जून का GSTR 3B रिटर्न उसने कुछ गलती के साथ फाइल किया। शी फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 अक्टूबर। उस साल का एनुअल रिटर्न उसने 31 अक्टूबर को फाइल किया। एनुअल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कब होती है? 31 दिसंबर। उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर को ऑफ द नेक्स्ट ईयर, whereas due date of the said annual return is 31st December of the next year। ये पांचवी इंफॉर्मेशन दे दी। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिस चंचला सुओ मोटो ऑन 31 जुलाई। प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई से तो कैंसिल किया, हाउएवर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वाज सर्व्ड ऑन 5 अगस्त। ऑर्डर कब पास किया? 5 अगस्त को। However, she applied for revocation of same and got her registration certificate revoked। ये 6th कैटेगरी हो गई क्वेश्चन। तो मतलब कुल मिला के रेवोकेशन की जानकारी दे रहा है कि रेवोकेशन उसने अप्लाई किया और उसको रिवोकेशन मिल भी गया। 31 जुलाई को कैंसिल हुआ और 5 अगस्त को उसका ऑर्डर मिला था कैंसिलेशन का, और उसके बाद उसने रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया और उसका रजिस्ट्रेशन रेवोक हो गया, मतलब वापस से अलाइव हो गया। फिर बाकी वो कॉमन सी इंफॉर्मेशन की इंट्रा स्टेट है, सब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। चलो आओ देखते हैं भैया सवाल क्या पूछना चाह रहा है अल्टीमेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट? क्या सही है? सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई।
तो ये फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड सवाल है। चलो थोड़ा फर्स्ट कैटेगरी पे फोकस करें। ये कौन सा केस हो रहा है, आप सर्विसेज ले रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो जब आप सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन लेते हो तो ये तो शेड्यूल 1 पैरा 4 का केस नहीं बन जाता, जहां पे शेड्यूल 1 पैरा 4 में क्या बोलता है कि इफ यू आर टेकिंग अ सर्विस, इफ देयर इज अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसी को डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, चलो देखो तो कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या, import of service by person from related person or establishment located outside India without consideration in course furtherance of business shall be treated as supply। अब इस केस में यहाँ पे आपने स्पाउस से जो सर्विस ली, आपने जो स्पाउस से जो सर्विस ली वो क्या है, रिलेटेड पर्सन हो गया, विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ अ प्रोफेशन, तो बिजनेस से रिलेटेड है। तो क्या ये सप्लाई है, जी हाँ ये सप्लाई होना चाहिए। हम आगे चल रहे हैं, दिस इज इंपोर्ट, दिस इज रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये एक बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा, दिस इज इंपोर्ट। एंड शी ऑल्सो अवेल IT रिलेटेड सर्विस फ्रॉम सिस्टर इन लॉ। अभी सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन नहीं होती, रिलेटेड पर्सन कौन होता है, फैमिली। फैमिली में रिलेटिव्स की फैमिली किसको बोलते हैं, सेल्फ के लिए स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट ब्रदर सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। बट यहाँ पे डॉक्टर के लिए पेरेंट ब्रदर सिस्टर में सिस्टर इन लॉ नहीं आती, तो वैसे ही वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन से सर्विस ले ही नहीं रहे हो तो वो तो पैरा 4 का केस ही नहीं, और पैरा 4 का केस नहीं है तो ये वाला डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, स्पाउस से जो ले रहे हो वो तो डीम्ड सप्लाई है, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई, ये तो सही है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज डीम्ड सप्लाई, नो जी नो। ये सही होने के पीछे कारण क्या है, शेड्यूल 1 पैरा 4। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, स्पाउस वाला डीम्ड सप्लाई नहीं है। अरे अभी तो बोला ना भैया वो है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, तो सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ डीम्ड सप्लाई नहीं है, जी हाँ ये डीम्ड सप्लाई नहीं है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन नहीं है, ये हम देख के आ रहे हैं, नॉट अ रिलेटेड पर्सन। तो जब वो रिलेटेड पर्सन नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए फर्स्ट एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड 4। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला। कैंटीन से रिलेटेड जो सर्विस दे रहे हो उसमें कितना टैक्सेबल सप्लाई होगा, मतलब कैंटीन से रिलेटेड सर्विस कैटेगरी 4 पे आ गया हमारा। अब इसमें कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, तो देखो शी रिसीव्ड कैंटीन फैसिलिटी, शी प्रोवाइडेड कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव्ड 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट। इन पेशेंट से तो आप जो भी पैसा ले रहे हो, हॉस्पिटल की सर्विसेज क्या होती है दोस्तों, एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जेम्प्ट के केस में आप इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है उनको खाना पीना डॉक्टर नर्स के कहने पे जो खाना पीना न्यूट्रिशन से सप्लाई हुआ, कैंटीन से गया, वो तो पूरी तरीके से प्योरली एग्जेम्प्ट होता है ना। तो ये कंपोजिट सप्लाई है जिसका प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो कंपोजिट सप्लाई भी एग्जेम्प्ट हो गया, इसलिए ये तो दोस्तों एग्जेम्प्ट है, इसके बारे में तो भूल जाओ। दूसरा 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड। नॉट एडमिटेड मतलब जो ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार दिखाने आते हैं, ओपीडी में दिखाने आते हैं, आउट पेशेंट जिसको बोलते हैं अपन, तो उन्होंने भी आया चाय कॉफी बिस्किट खा गए कैंटीन से, तो ये जो है दोस्तों ये एग्जाम थोड़ी होता है, ये तो टैक्सेबल होता है। ठीक उसी प्रकार से 25,000 फ्रॉम विजिटर, अभी जो एडमिट है उनके विजिटर्स आते हैं देखने, तो विजिटर्स आते हैं तो भैया वो थोड़ी बीमार है, तो ये भी टैक्सेबल होता है। करेक्ट, यानी केवल फर्स्ट वाला पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। इसको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे आप देखेंगे तो हॉस्पिटल की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। तो देखिए फूड सप्लाईज जो पेशेंट्स को किया जाता है, इस केस में क्या बोल रहा है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इंक्लूड फूड सप्लाई, मतलब हेल्थ केयर सर्विस जो एग्जेम्प्ट होती है उसमें फूड सप्लाईज को भी शामिल करेंगे टू द पेशेंट, but such food may be prepared by canteen run by hospital or may be outsourced by hospital from outdoor cater। मतलब वो कैंटीन हॉस्पिटल खुद भी चला सकता है या किसी और को देता है चलाने के लिए, किसी और को देगा तो वो चार्ज करेगा कि नहीं वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो तो चार्ज करेगा ही करेगा हॉस्पिटल से। बात है यहाँ पे हॉस्पिटल जो पेशेंट को बिल कर रहा है उसमें खाने पीने का जो सामान सप्लाई किया उस पर जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं। तो देखो क्लैरिफिकेशन, food supplied to inpatient as advised by doctor nutrition is a part of composite supply of healthcare not separately taxable, तो वो exempt हो गया ना। और ठीक उसी प्रकार से other supplies of food
बाय हॉस्पिटल्स टू पेशेंट जो कि एडमिट नहीं है और देयर अटेंडेंट्स विजिटर्स, ये टैक्सेबल है। ये गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू बताया हुआ है और लॉजिक भी बिल्कुल सही है इसके पीछे। तो इसलिए इस केस में 35 और 25 तो टैक्सेबल है, 55 एग्जेम्प्ट रहेगा। तो 35 25 टैक्सेबल मतलब टोटल हो गया आपका 60,000। 60,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए जो पूछ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा दोस्तों? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी 60,000 रुपीज। ठीक, आगे तीसरा इंफॉर्मेशन सवाल, मिस चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेवोकेशन के लिए अप्लाई कब? अरे सीधी सी बात है, रेवोकेशन के लिए कब अप्लाई करता हूं? जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उसकी जानकारी मुझे मिलती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ये काम करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। याद है प्रोसीजर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है? कितने दिनों के अंदर काम करना? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर करना है। तो जरा बताओ, ये जानकारी मुझे दी कब? कैंसल किया गया था मेरा नंबर, याद करो। कैटेगरी कहाँ गया अपना? ये है कैटेगरी 6 का सवाल है। तो कैंसल हुआ था 31 जुलाई को, लेकिन मुझे उसकी जानकारी कब दी थी? 5 अगस्त। तो 30 दिन की काउंटिंग कब से चालू करेंगे? 31 जुलाई से थी कि 5 अगस्त से? 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त से 30 दिन मतलब अगस्त के हो गए 26 दिन, उसके बाद सितंबर का 4 मतलब 4 सितंबर। 4 सितंबर वो डेट बनती है जब तक मुझे रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। कुछ ऐसा ऑप्शन दे रहा है क्या 4 सितंबर का? देखो यही तो पूछा है, कब तक रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना है? आंसर इज 4 सितंबर। तो मतलब 4 सितंबर से पहले उसने अप्लाई किया होगा और उसको रेवोकेशन मिल भी गया होगा। करेक्ट। तो ये आ गया अपना इसका आंसर। अगला, मैक्सिमम टाइम परमिसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न। आप कोई भी गलती करें उसको रेक्टिफाई कब तक कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक होता है, जिस साल की गलती है आप अगले साल सितंबर के महीने का जो रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट, वो तारीख या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर क्या है? 20 अक्टूबर। और एनुअल रिटर्न आप जिस दिन फाइल कर रहे हैं, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट तो एनुअल रिटर्न की 31 दिसंबर है, लेकिन एक्चुअल डेट देखी जाती है। तो इस केस में जो इंफॉर्मेशन है वो कैटेगरी 5 से रिलेटेड है। जून का था, आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 31 अक्टूबर, टाइम है 31 दिसंबर तक, लेकिन आपने फाइल कर दिया 31 अक्टूबर को पहले। तब आपके लिए दो डेट्स क्या है? अगले महीने, अगले साल सितंबर की ड्यू डेट। सितंबर की ड्यू डेट कब होती है? 20 अक्टूबर। तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है? 20 अक्टूबर। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। तो 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं GSTR 3B में। तो कोई ऐसा कोई तारीख है क्या? 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, 20 जुलाई। तो भैया 20 अक्टूबर, यहां तक मैं कर सकता हूं। अगर एनुअल रिटर्न मैंने 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दिया होता, मान लो 31 अक्टूबर की जगह 31 अगस्त या ऐसा कुछ फाइल कर दिया होता, तो उस दिन वो आखिरी तारीख होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट आखिरी सवाल, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। हॉस्पिटल की कौन कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है? प्लास्टिक सर्जरी टू एनहेंस ब्यूटी ऑफ फेस। प्लास्टिक, पहले तो एग्जेम्पशन में अगर आप जाओगे ना, डॉक्टर की सर्विस क्या क्या एग्जेम्प्ट होती है, हॉस्पिटल की सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस। तो देखो, सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक ये तो अलग चीज है, सर्विस बाय हेल्थ केयर सर्विस, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट, यानी डॉक्टर की सर्विस हो गई। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस, ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक, तो ये सब एग्जेम्प्ट है। हाउएवर यहाँ पे सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विस डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। इसका मतलब ये सब कराओगे तो ये सब टैक्सेबल कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो अभी क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक सर्जरी टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ फेस, ये एग्जेम्प्ट है क्या? नो जी, ये टैक्सेबल होता है। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, हाँ जी, ये एग्जेम्प्ट होता है। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल, रेंट ले रहे हो ना, कमर्शियल है, ये तो आपका टैक्सेबल होता है भैया, ये आपका टैक्सेबल सर्विस है। एंड कंसल्टेंसी सर्विस, ये देखो कंसल्टेंसी जो आप देते हो, ये अभी अपन देख के आए थे, कंसल्टेंसी की जो सर्विस दी जाती है, ये देखो रेंट ऑफ, ये वो नहीं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन। तो ये भी किया गया ना कि भैया ये भी एक तरीके से हेल्थ केयर की ही सर्विस होती है,
एंड आर दे आर ट्रीटेड एज हेल्थ केयर एंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो इसको भी क्या किया गया है, इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। अभी पूछ क्या रहा है, कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, तो सर्विस नंबर 2 एंड सर्विस नंबर 4 एग्जेम्प्ट होती है। कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी अपना आंसर होना चाहिए एंड दिस इज आवर केस स्टडी।